आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए जो रास्ता है, इसको अध्यात्म कहते हैं। और उसी अध्यात्म के बेसिस पे अगर बिजनेस बन रहा है कि वो अध्यात्म सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, उसका बेनिफिट बहुत से लोगों को मिल रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है। गलत तरीके से नहीं आना चाहिए, ये एक बात है, लेकिन गलत आदमी का भी पैसा कभी उधार चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे तो नहीं लेना चाहिए। जो लंबे अरसे तक धर्म बिजनेस टिक रहे हैं या सस्टेन करते हैं या ग्रो होते हैं, उसमें देखो तो जिसने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व किया है, वो लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो ये बिलीव करते हैं कि वो एक 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने हैं। उन्हें खुद का कुछ बिल्ड करना है, उन्हें खुद का बिजनेस बनाना है। आज हम बिजनेस को समझेंगे, लेकिन एक स्पिरिचुअल एंगल से, स्पिरिचुअलिटी से। कैसे आप अपने बिजनेस में स्पिरिचुअल वैल्यूज लेकर आ सकते हैं। देखिए, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ खुद तक लिमिट मत कीजिए, उसे अपने वर्क में लेकर आइए, उसे अपने बिजनेस में लेकर आइए, और फिर देखिए वो बिजनेस या वो वर्क जिसकी फाउंडेशन कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, वो कितना एक्सपैंड करेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये डिस्कशन होने वाला है। और इसी बेहतरीन डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि चेयरमैन हैं वी ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड के, जो कि एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया में। और अशोक जी अपनी सक्सेस, अपने बिजनेस की सक्सेस का क्रेडिट अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को देते हैं। अगर उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो वो एक इतना अबंडेंट बिजनेस शायद क्रिएट नहीं कर पाते, ये उन्हीं का कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू वेरी मच। तो सर, जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि आज हम अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाले हैं बिजनेस को लेकर। एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो भी इंसान कभी अपना कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन उससे पहले कि हम ये समझें कि बिजनेस में स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है, कैसे स्पिरिचुअलिटी हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में, उससे पहले मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा समझना चाहूँगी, मेरे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि आप एज अ स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर कैसे आपने खुद को जाना कि स्पिरिचुअलिटी को आपको अपने बिजनेस में इंक्लूड करना है, और कैसे इसने आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प किया। सबसे पहले नमस्कार और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज मेरे विचार व्यक्त करने की स्पीकिंग ट्री में जो मौका दिया है, उसके लिए आभारी हूँ। आवर प्लेजर सर। अभी मैं एक बात बता सकता हूँ कि मेरे डीएनए में कहो कि स्पिरिचुअलिटी आई, क्योंकि मेरा जन्म जब भी हुआ उससे पूर्व मेरी मदर का एक संसार छोड़ के साध्वी बनने का इरादा था, तो वो डीएनए में आया। और बचपन से जो परवरिश हुई, उसमें भी हर पहलू में धर्म को जोड़ा गया था। तो बचपन से ये माहौल में हम बड़े हुए। और पिताजी ने पहले 1947 से ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो लोकल में चल रहा था। और जब भी उन्होंने देखा कि कम्युनिटी के या एसएमई के जो पेन पॉइंट उनको जानने मिले, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि आप इंटर स्टेट बिजनेस स्टार्ट करो। ओके। तो इंटर स्टेट बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पिताजी और चाचा जी ने मिलकर स्टार्ट किया था 1958 में। उस टाइम उन्होंने सबसे पहले एक मतलब सौगंध ली थी कि हम अपना बिजनेस करेंगे वो जैनिज़्म के हिसाब से करेंगे। मतलब जैन धर्म हमारा है, हम जैन हैं, तो जैन धर्म को आगे रख के हम उसके पीछे चलेंगे। मतलब जैन धर्म को आगे रखने में मैं उसमें अहिंसा, सत्य, ये सब चीज़ें आ जाती है कि एथिक्स, वैल्यू, ये सब। तो ये कंपनी की जो पैदाइशी है ना, वो उस माहौल में हुई थी, जहाँ हमने 3 साल 4 साल
इनएक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा लॉस भी किया था और ब्रेक इवन भी नहीं आ रहा था। लेकिन देखो, कुदरत का नियम है, आपकी कसौटी करता है ना स्पिरिचुअलिटी में, पहले आपको कसौटी करता है। वो सोने को जैसे गरम करने को, तपाने को कैसे होते हैं, गरम करने के बाद उसको गढ़ता होता है, गाड़ बिल्कुल। देते हैं, या हीरे को तराशते हैं, इस तरह से। तो 3-4 साल कुदरत ने इनको, हमारे फैमिली को तराशा। और उसके बाद एक अकाल पड़ा। अकाल में पिताजी ने आउट ऑफ वे जाके, मतलब गायों की सेवा की, ये की। और जब भी बारिश हुई और वो फ्लाइट में आ रहे थे, एक पार्टी ऐसी मिली जिसने बोला कि साथ में बैठे थे, तो पूछा क्या करते हो, बोला मैं अरे बोला मेरा ट्रांसपोर्ट में मेन पेन पॉइंट है, क्या है उनका, मोनोपोली बिजनेस था, अतुल ड्रग हाउस नाम का बिजनेस, मतलब वो कांडला में। वहाँ से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और पहले साल ही हमारा ब्रेक इवन आ गया, और पिछला 1.5 साल में हमारा पिछला सब लॉस है कवर करके हम प्रॉफिट में आ गए। उस टाइम ये अतुल ड्रग का हमें जो काम मिला, उसकी बदौलत हमको जो है, उस टाइम की जितनी बड़ी कंपनियां थी जिसका डेपो थे गुजरात में, वो हमारे पास आ गई। जैसे कोलगेट है, बाटा है, एशियन पेंट है, नाम अब जिसका लेना है, उस टाइम की जो कंपनियां थी। वाओ। और इस तरह से है। और मेरा ऐसा हुआ कि मैं 14 साल का था, और उस टाइम एक टाइम मेरे दिमाग में था, डीएनए में था ट्रांसपोर्ट। तो डीएनए में था, इसके लिए मैंने पिताजी को बोला, मैं बोला देखो मेरा वैकेशन आ रहा है और टाइम पास हो रहा है, तो कुछ काम ऐसा बता दिया। तो बोला काम चाहिए ना तेरे को, तो जा, चला जा गांव में चला जा, और वहाँ अपने सेंटर से छोटे छोटे पार्सल गांव में, छोटे छोटे कस्बे में हम डिलीवरी करते थे। तो वो कर सकते हो, वैसे भी हमारे पास वैकेशन के टाइम में स्टाफ कमी होती है। मैं चला गया। तो 1964 में स्कूल में पढ़ता था, तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। वैसे 5 साल तक ये जर्नी है, उसमें मेरा फ़ायदा ये हुआ कि एक तो ग्राउंड रियलिटी की जानकारी मिली, और दूसरी क्या है कि छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखते थे हम लोग, मतलब सब एक है। हम्बल बिगिनिंग्स। तो ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, और उसकी बदौलत ये, इसका बेनिफिट मुझे आज हर जगह में आज तक मिलता, 60 साल से मिल रहा है। क्योंकि कहीं भी जाना है, मैं वो स्टेपनी टायर की तरह सबसे एडजस्ट हो जाता हूँ, चाहे छोटा होवे या बड़ा होवे। तो कहीं भी कुछ काम करना है, कराना है, तो तकलीफ नहीं होती है। तो उससे आपको सबको इक्वल समझने का एक हाँ, मतलब गाइडेंस मिला। हमारा, हाँ। मतलब हमारी जो परवरिश हुई थी, हमारे घर का माहौल ऐसा था। और दूसरा ये सब किया, उसकी बदौलत क्या है कि ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं सेठ हूँ और ये नौकर है, ऐसा कुछ नहीं। छोटे बड़े सब एक है। ड्राइवर के साथ खाने भी बैठ जाते थे हम लोग, ट्रक वाह। ट्रक में ट्रैवलिंग करते थे। 1958 में पहला, 59 में मैंने ट्रक से गांधीधाम से बॉम्बे के लिए 7 दिन की जर्नी में ट्रक से मैं आया था। उस टाइम 5-6 से दिन लग जाते थे। बिल्कुल, वो सर कहते हैं ना कि यूनिवर्स या फिर गॉड यस, दे रिस्पॉन्ड टू योर एनर्जी एंड इंटेंशंस। यस, 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 तो अगर हमारा इंटेंशन इतना प्योर है सबको लेकर, सही बात तो है। डेफिनेटली वो हमारी लाइफ में आती है वो अबंडेंस। और इससे मतलब ये बिल्ट हुआ या कुछ करना पड़ा नहीं, ये सब नेचुरल वे से हो गया है। हाँ। घर का माहौल, परवरिश, ये सब ने अपना अपना रोल किया है। बिल्कुल, तो जो आपकी वैल्यूज़ थी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थी, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया आपके बिजनेस की यस, फाउंडेशन में। मतलब फादर ने जो, जब भी कंपनी स्टार्ट की थी ना, उस टाइम ही कहा था कि जैनिज़्म को आते, जैनिज़्म को मतलब अहिंसा, उसके बाद आता है एथिक्स, वैल्यू, सत्य, इक्वलिटी, ये सब आ जाता है ऑटोमेटिक। बिल्कुल। और वैसे भी देखने जाओ ना, स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, आध्यात्मक, हमारे हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मक मतलब क्या है, आत्मा,
आत्मा का अंतिम मुकाम क्या है? तो मोक्ष है। यस। तो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए जो रास्ता है, इसको अध्यात्म कहते हैं। बिल्कुल। और उसी अध्यात्म के बेसिस पे अगर बिजनेस बन रहा है कि वो अध्यात्म सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, उसका बेनिफिट बहुत से लोगों को मिल रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, मेरे पास जितने भी वेंडर थे, इसमें वेंडर आपस में या बाहर बात करते थे कि पैसा कितना भी कहीं मिले, लेकिन इनके साथ काम करने से जो बरकत होती है वो कहीं नहीं मिलती है। तो ये एक चीज़ है कि जो अभी 500 रुपया कमा के 500 रुपया खर्च किया तो वो बरकत नहीं हुआ, लेकिन 500 रुपया खर्च करने के सामने, कमाने के सामने उसको 300 रुपया खर्चा हुआ तो वो बरकत वाला काम हुआ। जी। और वो पैसे में जो दम होता है ना, वो किसी में नहीं होता है। उसमें विचार में, आपकी हर चीज़ में आपको फ़र्क पड़ता है। और हमने तो यहाँ तक ये केयर लिया है कि कभी भी कोई गलत आदमी से पैसा नहीं आवे, ये हम सोचते हैं। गलत तरीके से नहीं आना चाहिए, ये एक बात है, लेकिन गलत आदमी का भी पैसा कभी उधार चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे तो नहीं लेना चाहिए। वाह। ये हमने अनुभव किया है। जब भी मैंने एक जगह ली थी तो उसमें कुछ 40-50 लाख की कमी पड़ रही थी। तो मैंने मेरे दोस्तों से 96-97 की बात है, मैंने दोस्तों से बात की तो सबने बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर एक बंदा बोला कि भाई फलाने आदमी है, उसको आप फ़ोन करेंगे तो विदिन 12 आवर्स आपको पैसा मिल जाएगा। और मेरे मुंह से निकल गया, मुझे इसका पैसा नहीं चलता है। क्यों? बोला क्यों? मैं बोला ये चीटिंग का पैसा है, ये गलत तरीके से कमाया वो पैसा। और ये बात करने के बाद विदिन 6 आवर्स मुझे एक दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि आपकी हेल्प चाहिए। मैं बोला क्या है, बोल ना। बोला मेरे पास 20 लाख पड़ा है और मैं गांव जाना पड़ता है अर्जेंसी में, आपको संभाल लें 1 महीने के लिए, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तभी ले आऊँगा। मैं बोला ठीक वाह। है। वैसे करके शाम तक जितना कमी पड़ता था उतना आ गया। कितना ये कुदरत ने मिराकल। हाँ, ये है ये ना। कुदरत ने हमारा परीक्षण किया। वाह। एंड यू पास्ड इट। और है नहीं, ना। वो हमारे जो संस्कार थे उसने पास किया हमको। हाँ। हमने पास नहीं किया, हमारे संस्कारों ने हमको पास करवाया। और वैसे भी देखने जाओ तो देखो, धर्म की बात करो तो किसी भी धर्म में जाएंगे, चाहे जैनिज़्म में जाओ, बुद्धिज़्म में, हिंदुइज़्म में, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम में, पारसी में, या और जो धर्म होते हैं छोटे मोटे, बराबर, आप देखेंगे रूल्स सबके एक है। अच्छा, और नियम भी देखने जाओ तो आज थोड़ा अलग माहौल हो गया है। लेकिन बचपन कैसे होता था, हमारी ऋषि परंपरा में आप जाएंगे तो देखेंगे तो राजा के बच्चों को ऋषि मुनि के आश्रम में दाखिल किया जाता था। वहाँ पहले क्या पढ़ाया जाता था? धर्म। धर्म के बाद अर्थ। मतलब धर्म और अर्थ, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। जो बिजनेस आप कहो या धर्म अर्थ कहो, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लोग मानते हैं। आज भी जो लंबे अरसे तक धर्म बिजनेस टिक रहे हैं या सस्टेन करते हैं या ग्रो होते हैं, उसमें देखो तो जिसने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व किया है, वो लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं। और बाकी जो है, एक टाइम ऊपर जाते हैं लेकिन फिर नीचे आते देर नहीं लगती है। हाँ। और ऐसे उदाहरण देने जाओ, मेरी इंडस्ट्री में मेरे सामने कई, मतलब 60 साल की जर्नी में मैंने देखे तो कई ऐसे देखे कि एकदम टॉप पे था और कहाँ गुल हो गया पता ही नहीं चला। हमारे ट्रांसपोर्ट की एक बात करता हूँ कि 1958 में हमने स्टार्ट की थी, और उसके बाद 1962 में आया। हम लोग जितने एथिकल थे उतने अनएथिकल बोल रहे थे। 10 साल में तो इतना टॉप पे पड़ गया तो लोग बोलने लगे ये हुआ है। लेकिन क्या है कि उसने मेरे से बोला
कि देख तू ये कंपनी का काम करता है, मैं वो कंपनी का काम करता हूँ, हम्म। तू 1 रुपया नहीं देता है उसको, मैं बाबू के हाथ में पहले 300 रुपया डाल देता हूँ। बाद में मुझे पता चला वो 300 रुपया डालने के साथ साथ 3000 रुपया उससे वसूल करता है। मतलब एक रसीद, एक ट्रक का माल होता है, उसकी 2 ट्रक का बिल बना के उससे पास करवाता है, मतलब ऐसा। लेकिन वो आदमी 10-20 साल उसके कर्म अच्छे थे, वो जो बोलते हैं ना पूर्ण पूर्व जन्म जन्मों के के। पाप पुण्य कर्म थे, वो चले तो चले। हम्म। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला, ऑल ऑफ सडन डेथ हो गया कैंसर में। बच्चा बोला मैं मुझे ये धंधा नहीं करना, और वो कंपनी का नाम नहीं। ऐसी कई कंपनियों का मेरे सामने हम्म। उदाहरण है, मेरे सामने है। और आप देखेंगे तो आज पूरे विश्व में हम्म। चाणक्य का एक नाम है। अर्थशास्त्र, मतलब चाणक्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र सबसे बड़ा है, बरोबर है। उसमें उसने क्या नव सीख दी है, आपको पता होगा कि सबसे पहले धर्म, धर्म संस्कार, फिर धर्म के अनुसार आपका जीवन शैली बनाना चाहिए, मतलब आपको जीवन जीना चाहिए। तीसरा कि आपको आपके बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए, नित्य प्रभु का स्मरण। मतलब अभी इसको आप अर्थशास्त्र के शास्त्र से, जो गुरु है उससे भी सुनेंगे तो वो पहले धर्म को लाता है, फिर बोलता है कि आप आपके दुश्मन का भी कभी रोटी मत छीनो। हम्म। ये क्या है? ये एक तरह से देखो तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सर। और ये क्या है कि इसमें एक तो इंसान को है ना सुकून होता है, टेंशन फ्री रहते कि हैं। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरे इंटेंशंस बहुत अच्छे बस हैं, मैं इंटेंशन किसी तो के साथ नींद बुरा नहीं अच्छी कर रहा आती है। है। आज देखो मेरी भी एज है ना 75th रनिंग हो रहा है, बरोबर है, लेकिन बिना दवा गोली का हूँ। जो आम तौर पे हमारे बिजनेस में देखो तो 30 से 40 में तो 4-6 गोलियां चालू हो जाती है लोगों की। हम्म। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन रोज रोज को वो क्या है, अभी T20 का जमाना आया है तो जल्दी जल्दी साहूकार बनना है, जल्दी पैसा बनाना है। उसमें धर्म को साइड में रख देते, एथिक्स को साइड में रख देते। लेकिन वो फिर चलता भी उतना ही है ना। T20 का कितने ड्यूरेशन कितना होता है, 3 घंटे का। तो इस तरह से मतलब मैं ये मानता हूँ, और मैं तो जितने भी लोग आए आज देखो बेनिफिट क्या मिलता है कि एक उदाहरण के तौर पे अभी मुकेश भाई से मैंने शेयर किया था कि कोरोना आया। अभी हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, बरोबर है। कोरोना आया, अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी कंपनियों ने लॉकडाउन के दौरान, पहले 21 दिन का था तब तो ठीक है, लेकिन 21 दिन के बाद एक्सटेंड हुआ ना, तो अपने जो सैलरी स्ट्रक्चर थी इसमें कटौती की, ये की वो ले की, ऑफ्स। बरोबर है। ले हाँ। ऑफ है, ले ऑफ तो हमारे कंपनी में क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कटौती की। हमारे पास तो रोज खाना और रोज पकाना ऐसी हिसाब से थे, उसके बावजूद भी हमने 80% ऑन द स्पॉट रिलीज किया और 20% लेटर किया, लेकिन कटौती नहीं की। तो कुदरत ने उसी साल में हमको वो जो नुकसान था भरपाई कर दिया हमको। तो ये कर्मवाद का नियम है जो धर्म से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सर। और कर्मवाद के नियम के हिसाब से देखेंगे तो पिछले जन्म का आपका किसी भी व्यक्ति से कुछ भी लेन देन है तभी आपकी भेंट होती है। अच्छा अगले जन्म का अच्छे रिलेशन है तो अच्छे टर्म्स में मिल सकते हैं, नहीं होता है तो अच्छे से, मतलब अलग टर्म्स में मिल सकते हैं, मतलब मिलना होता है। तो ये अपने शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, कि पूर्व जन्मों का, पूर्व बहुत जन्म का, पूर्व पुण्य का बहुत यस, बड़ा रोल है। हमारी जो एनर्जी बनती है, हमारे जो संस्कार बनते हैं। हमारा माहौल आसपास की ऑरा बनती है। बिल्कुल। आप देखो, आप धर्म के हिसाब से या होली थिंकिंग के हिसाब से चलेंगे ना, आपकी ऑरा ऐसी बन जाएंगी कि आपके साथ अच्छे आदमी है ना, पूरी हाँ।
दिन 2 दिन 4 दिन बैठेंगे, लेकिन गलत आदमी आपके साथ 15 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। हाँ, गलत को आप पसंद ही नहीं आओगे। नहीं, सेम एनर्जी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हमको। बिल्कुल। ये मैंने तो महसूस किया, अनुभव किया, और पिछले 15 साल से तो मैं इसको मतलब ट्रैक कर रहा हूँ कि ये आदमी मेरे साथ वो बैठा है, उसके पास जाके मैं बैठा तो वो 5 मिनट में हाय हेलो करके अच्छे रिलेशन वाला वो भी निकल जाता है। और जो लोग हैं अच्छे लोग हैं से 6 घंटे के बावजूद भी बैठे हैं साथ में, 8 घंटे भी बैठते हैं कभी। बिल्कुल सर। तो ये कुदरत के नियम है। कुदरत के नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो वही स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस को हम कह सकते हैं। हाँ। कि कुदरत क्या करती है। देखो, आपको हवा फ्री ऑफ चार्ज देती है, पानी फ्री देती है, सब कुछ फ्री देती है। आप कुदरत जमीन में एक दाना बोएंगे और थोड़ा सा पानी देंगे तो आपको कितने दाने देती है, लेकिन पहले देने से शुरुआत करनी पड़ती है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि कुदरत को हमारे इंटेंशंस और हमारी एनर्जी पता होती है और कुदरत हमें देने में बिलीव करती है, बस हमें अपने इंटेंशंस को प्योर रखना है। और ये सिर्फ हमारी लाइफ तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके बिजनेस में, आपके करियर में हर जगह आता है। तो सर इसी से मैं पूछना चाहूँगी कि आई एम श्योर कि बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे आपको आपकी जर्नी में, तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ने कैसे आपकी हेल्प की? वो जो आपकी इनर विजडम है उसने आपको कैसे गाइड किया, आपकी एथिक्स ने, आपकी वैल्यूज़ ने? नहीं, ये देखिए, हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें हर घंटे में, हर पल में चैलेंजेस आती है। यस। लेकिन वो छोटी चैलेंजेस है, उसकी असर हम पे होती नहीं है। बड़ी चैलेंजेस भी आती है, लेकिन उसमें क्या है कि ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से जो स्थिरता, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स रहती है, विचलित ना होना, ये सब उसकी बदौलत हम अपने डिसीजन, राइट डिसीजन ले सकते हैं राइट टाइम पे। बिल्कुल। और राइट टाइम पे जब भी डिसीज़न लिया जाता है तो मेरा ये अनुभव है कि 10 डिसीज़न आप राइट टाइम पे ले लेते हैं राइट दिशा में, तो एक आध गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है वो नहीं, बाकी 9 उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो सर आप ऐसा कोई इंसिडेंट अपनी जर्नी से जो हमारे साथ शेयर हाँ, करना तो चाहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि 1977 में मेरी 27 साल की उम्र थी। उस टाइम मुझे एक दिन अचानक मेरे चाचा ने बुलाया कि कल से तेरे को संभालना है कंपनी का बागडोर। हम्म। तो मेरे से बड़े चाचा, मेरे से मतलब और 2 चाचा थे, एक राजकोट में थे, एक बॉम्बे में थे। तो मैं बोला चाचा, बोला चाचा को तू ऑफर करना, अभी इट्स बिटवीन यू एंड चाचा, अच्छा। मैं तेरे को बागडोर दे के जाता हूँ, मैं आज से रिटायर हो रहा हूँ। ऑल ऑफ सडन अगला कोई प्लान नहीं था। मैंने दूसरे दिन चाचा को पूछा, अरे बोला नहीं, तू मेरे से बेहतर संभालेगा, तू ही संभाल। ठीक है। पिताजी गांव में थे तो वो उससे बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने देखा क्या क्या है मेरे पास। तो मेरे पास 12 गाड़ियां थी, 12 ट्रक्स, उसमें हर एक पे लोन थी। 14 ऑफिस थी, वो सब भाड़े की ऑफिस थी। और 22.5 लाख का सिर्फ कर्जा था। और कर्जा भी कैसे हुआ था कि बीइंग हमारे घर में क्या है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, पिताजी 3 किताब पढ़े थे, चाचा 4 किताब पढ़े थे, उससे छोटे चाचा 7 और उससे छोटे चाचा 7। तो 7वीं से आगे कोई गया नहीं था, और मैं भी एसएससी से आगे मैं नहीं गया था, मैं एसएससी तक था। लेकिन क्या है कि मुझे एक ह्यूमन साइकोलॉजी का शौक था, उसकी वजह से मैंने थोड़ा ज्ञान था, दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना था, तो मैंने प्रायोरिटी पहले डिफाइन की। तो प्रायोरिटी में मेरे दिमाग में ये आया कि फर्स्ट प्रायोरिटी है मार का कर्जा है, उसको निकालना। ये ब्याज का मीटर है, दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता, उसको निकालना है। और दूसरा धंधे का ग्रोथ करना है। धंधे का ग्रोथ कैसे हो सकता है? तो धंधे का ग्रोथ हो सकता है कि मेरे पास 12 गाड़ियां हैं इसकी, और 12-13 अटैच गाड़ियां थी, मतलब जो हमारे लिए काम करती। तो अटैच का काफिला बढ़ाना है, थोड़ा गाड़ियों की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, अटैच की।
और अटैच की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या क्या करने चाहिए। तो उसमें ये आया कि अपने साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उसको बुला के मीटिंग की। मैं बोला देखो मेरी कंपनी का जो रेप्यूटेशन है उसकी बदौलत मुझे 9% में लोन मिलती है और आपको मिलती है 12 से 15% में। तो जिसको भी गाड़ी लेनी है नई उसको मेरे नाम से लूँगा, मैं उसका डेप्रिसिएशन लूँगा। मैंने बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंसी से बात की। और आपको मेरे साथ चलाना होगा, हफ्ता मैं भरूँगा, आप मुझे हफ्ता देंगे, इस तरह की व्यवस्था की। मैं बोला देखो नहीं कमाएंगे, आप किसी कारण सर कभी हफ्ता नहीं दे चुके तो चलेगा, लेकिन मुझे तो हफ्ता भरना ही पड़ेगा मेरे रेपुटेशन के हिसाब से। तो ये किया तो 1 साल में ना 78 गाड़ी ऐसे हमारे काफिले में बढ़ गई। और एक उस ज़माने में एक गाड़ी हमारे पास फुल टाइम अटैच रहती थी ना, तो 5 से 8 हज़ार का बिजनेस हमको मंथली प्रॉफिट देती थी, नेट प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट बढ़ते गया और 1981 तक तो मैंने जो बार का कर्जा था हटा दिया। हटा देने के बाद खड्डा खोदने का काम किया। खड्डा खोदने का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट आता था ना उसमें एसेट बनाना। तो पहली प्रॉपर्टी 81 में जैसे वो बाहर निकले हम उससे, तो पहले देना 2 प्रॉपर्टी लिए। एक अंधेरी में गोडाउन लिया, एक सीहोर में जो मकान था हमारा रेंटल पे उसको निकालना था। तो मेरे पास आया था खाली करने के लिए। तो मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हफ्ते हफ्ते में दे दूंगा तेरे को, लेकिन मुझे बोला नहीं आपका तो भाड़ा 3-3 महीना आगे आता है, तो आप लेते हो तो आपको ही देना है मुझे। तो उसने जो भाव किया दे दिया। तो इस तरह से 95-96 तक काफ़ी मतलब बॉम्बे गुजरात रोड पे देखने जाओ तो जितनी ऑफिसेस थी उसमें से 90% हमारी जो ऑफिसेस थी ओनरशिप हो गई और सब किस्तों में पैसा दे के की। और देखिए मैं एक बात बताऊंगा कि स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस में एक चीज़ और भी आती है कि गवर्नमेंट का चोरी मत करो, लेकिन आपका जो हक है, हक मतलब क्या है कि टैक्स प्लानिंग है, बेटर प्लानिंग है, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन की बात बताई, ऐसे सब रास्ते हैं जो उसका पूरा उपयोग आपको करना चाहिए। कच्चे पक्के का काम करने की जगह पक्के का काम करो, लेकिन जो रियायतें दी गई है वो आप सबसे इंटरेक्शन करो, 10 लोगों से सलाह लेके ये कर सकते हो। तो हमने ये इस पे भी फोकस किया कि हमारे कैसे टैक्स प्लानिंग में बच सकता है, और उसमें जो सरप्लस होते गए उसकी प्रॉपर्टी लेते गए और प्रॉपर्टियां बन गई। और साथ में पैरेलल ट्रक्स का काफ़िला भी बढ़ता गया, लेकिन हमने अपना काफ़िला बढ़ाने की जगह पे हमारे पास अटैच जो वेंडर थे उनका काफ़िला बनाया। और उनके साथ हमने क्या व्यवहार किया, तो उनको टाइमली पेमेंट। हमारी मार्केट में क्या है 15 दिन 30 दिन ये नॉर्मल हो गया है। हमने ये ना करते हुए हमने फेयर डील, अभी उसने काम कर दिया है उसकी ज़रूरत पड़ी, फिर एक दिन मुझे भी लगा, मैंने सबको बुलाया। मैं बोला भाई साहब देखो आपका पेमेंट हम दे रहे हैं बरोबर है, लेकिन मेरा ये सोच है कि आपको मंथली में पेमेंट करूं। मतलब आपको गाड़ी जब भी भरती है, ट्रक भरती है, तभी जो चाहिए वो दे देंगे और बाकी हिसाब। सब खुश हो गए। मैं बोला खुश हो क्यों होंगे? बोला नहीं ये पैसा हाथ में आता है तो कैसे यूज़ हो वो यूज़ कर लेते हैं हम लोग, पता नहीं चलता है, ये तो दिखेगा हमको। और हकीकत में ये स्कीम है ना बहुत चली चली। ऐसा है कि 2 साल में तो जो एक एक ट्रक वाले थे, किसने 2 ट्रक ली, किसने 3 ट्रक ली, मतलब बचत होने लगी डायरेक्ट मंथली जो हमने हिसाब करके उनको दिया। नहीं तो हर ट्रिप में आता था 500 हज़ार आया, कहाँ खर्चा हो गया उनको पता नहीं चलता था। तो ये बेनिफिट हुआ। और हमने क्या है कि सामने से अभी समझो डीजल के भाव बढ़े, तो हम वेट नहीं करते थे कि हमको रिक्वेस्ट आएंगी उनके, हम लोग उनको सामने से बुलाते थे कि भाई आ जाओ,
डीजल के भाव 25 पैसे बढ़े, उस टाइम 25 पैसा 30 पैसा ऐसे बढ़ते थे। तो इनकी इम्पैक्ट क्या है ये मैं वर्कआउट करके उनके सामने रख दिया, अभी बोलो क्या करना है, तो वो बोल देते सेठ जी आप जो करेंगे ठीक है। वैसे मतलब वो रिश्ता है ना। और वो क्या है कि सिर्फ ऑफिस और वेंडर और इसका नहीं था, उसके घर पे कभी शादी होती थी, कभी कोई डेथ हो गई तो हम जाते थे, हमारे घर में शादी होती थी उनको बुलाते। मतलब ये एक फैमिली वाला कल्चर हमने क्रिएट किया। और उसके उसका एडवांटेज ये हुआ कि स्टेबिलिटी आई। स्टेबिलिटी क्या है कि देखो सर्विस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी क्या चाहिए कि आपका स्टाफ जो है वो काम कर रहा है ना, जो वो जब तक है, नया आदमी रहेगा उसको सिखाने को आपको 6 महीने निकल जाएंगे, तो वो जितना टाइम लंबा रहेगा उनको आगे पीछे का क्लाइंट का सब मालूमात रहती है। तो उसकी बदौलत क्या है कि कंफर्ट लेवल है क्लाइंट की या स्टाफ की, सबकी अच्छी रहती है, उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है। और आपको जान के हैरानी होगी, मैंने 1970 टू 73 के दौरान कुछ लोगों को भर्ती किया था, यू कांट बिलीव। आज उनकी 58 की एज होने के बाद वो पार्ट टाइम हमारे पास आ रहे हैं, जो 70 के आसपास के एज के हैं। और कई लोगों के सेकंड जनरेशन हमारे साथ है। ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आपकी तरफ से वो जेन्युइन केयर थी ना उनको केयर लेके, थी, यू ट्रीटेड देम एज योर फैमिली, जैसे नहीं कि आपने कहा। शेयरिंग एंड हाँ, केयरिंग। और बिल्कुल। उनको हर मीटिंग में मैं ये भी बताता था कि देखो एज ए ओनर हमको जितना गलती करने का हक है, आप अगर आपके गोल की दिशा में जा रहे हो तो आपको भी उतना ही हक है जितना मुझे है। हम्म, तो कभी किसकी गलती हो जाती तो मैं बोलता था गलती में से सीखना, गलती क्यों हुई वो मैं नहीं पूछूंगा, आप उसमें क्या सीखे वही पूछूंगा। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी की वजह से क्या है कि बिजनेस ग्रोथ अच्छा हुआ। और नॉर्मली जो आम आम तौर पे जो और कंपनियों के पास जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती थी उससे मेरे ख्याल से 70% में मेरा काम बेहतर तरीके से चलता था, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कमिटमेंट ऑफ स्टाफ। राइट। और ये मैं बोलता हूँ तो 8 फायदा बोलते हैं ना, साइड इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कई मर्तबा मैं स्टाफ को बोलता देखो आपका कमिटमेंट लेवल अच्छा है ये है, लेकिन उसमें फैमिली को आप मत भूलना। फैमिली को है ना साल में आपको 10 या 12 दिन की ज़रूरत पड़ती है, और उस टाइम आप सब काम छोड़ के उसके साथ रहना बस। फैमिली मतलब बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को, किसी को भी ज़रूरत पड़े तो ये फ्रीडम थी, थोड़ी फ्रीडम रखी थी। और फ्रीडम की वजह से क्या है कि लोग ऑनरशिप, एक ओनर हूँ करके ये भावना से काम करते थे। मैंने 77 टू 87 ये पीरियड में 10 साल में हार्डली एक भी छुट्टी ली होगी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये डे टू डे में से मैंने मुझे निकलना है, तो 1 महीने के वैकेशन पे चला गया। पिताजी को बात की मैं वैकेशन पे जा रहा हूँ, पिताजी हंसने लगे, बोले बहुत अच्छी बात है, पहले ना 2-3 दिन तेरी वाइफ को है महाबलेश्वर लेके जा, बाद में वैकेशन की बात। मैं बोला नहीं, मैं सीरियसली यूरोप के लिए जा रहा हूँ। अरे जा रहा है तो कल जा, आज जाता है तो आज जा। वाइफ को बात की तो वो भी बोलती है कि क्या सपना आया था, और वे निकल गया। मैंने पासपोर्ट और टिकट बताई तो सब माने कि नहीं ये सही है। उस टाइम मैंने जिन 2-3 लोगों को बुला के बोला कि मैं जो काम डे टू डे संभालता था ये आज से आपको संभालना है, ये आज से आपको संभालना है। और निकल गया तो 1 महीने तक मैं फ़ोन नहीं किया ऑफिस में। मेरे छोटे भाई दोनों थे, एक था अहमदाबाद में उस टाइम, एक था अंकलेश्वर में, मतलब वहाँ की ऑफिस संभाल रहे थे। लेकिन टीम इतनी थी, मतलब ये सबका सपोर्ट। बिकॉज मेरे योर बच्चे थे 4, बच्चों को लिए बिना गए थे तो मेरे छोटे भाई के घर पे भेजा थे। उसने बोला आप जाओ भाई, बड़े भाई।
हम लोग संभाल लेंगे आपके बच्चे। और बेटे तो दोनों ट्विंस है ना, वो 6 साल के थे। तो ये साइड इफेक्ट बोलो या आड फायदा बोलो, ये सब इस चीज का होता है वाह कि बिल्कुल। ये सब चीजें अपनी इस जगह पे आ जाती है। और आने के बाद मैंने क्या किया, वहाँ कुछ सीख के आया क्या? मैं सीख के ये आया कि डे टू डे ऑपरेशन से ज़्यादा थिंकिंग का है। जर्मन में गया था, एक 400 स्क्वायर फुट का या 500 स्क्वायर फुट के कमरे में एक आदमी टेबल कुर्सी लेके बैठा है, एक कलम है, एक कप चाय का है या कुछ है। और तो मैं उसको पूछा ये क्या करता है आदमी इतने बड़े कमरे में। बोला ही इज़ अ थिंकिंग फॉर कंपनी, फॉर ग्रोथ, फॉर बेनिफिट, फॉर स्ट्रेटेजी। वहाँ से अपने को क्लू मिल गया। मैं बोला ये हमने थिंकिंग बंद किया है, वो गलत है। तो बस थिंकिंग के लिए मतलब आने के बाद वो तीनों को बुला के बोला, तीनों दूसरे तीसरे दिन आए। बोले सर अभी आप आ गए। तो मैं बोला नहीं, अभी ये आपको ही संभालना है। मैं तो जो संभालता था उससे इतना बेहतर तरीके से आपने संभाला है कि अभी ये आप लोग संभालेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा। और मैं फिर डे टू डे में से ऑपरेशन में से 87 से निकल गया। फिर ग्रोथ के बारे में सोचा। उसके बाद गुजरात में सिर्फ हमारा ऑपरेशन था बॉम्बे गुजरात का, उसको एक्सपांड किया हमने। मतलब देखो मेरे 2 भाई सगे, एक चाचा का लड़का, 3, और सब टीम है हमारी। कोई एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। देखो आपने देखा होगा गोविंदा को मटकी फोड़ते हुए, बरोबर, लेकिन नीचे गोविंदा होते हैं तब मटकी फोड़ सकता है वो। तो पूरी टीम जितने लोग जुड़े हुए थे, भाई थे, सबका कंट्रीब्यूशन किसी का कम नहीं है। हालांकि मैं ये कहता हूँ मेरे से ज़्यादा है, लेकिन मुझे मटकी फोड़ने का मौका मिलता है। अभी उनकी बारी आएगी सबकी। तो ये चीज़ है। तो मतलब क्या है कि अगर सही दिशा में एक कदम आप सही दिशा में उठाते हो ना, तो फिर आपको दिशा सही मिलती है। यूनिवर्स दे देता है। यूनिवर्स आपको हर तरह से जो पॉसिबल है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ का क्या है, मतलब सबका, मतलब ये सब साथ काम के बाद कई मर्तबा पिकनिक पे जाते हैं। ये है हमने 50 ईयर्स जब ये किया था सेल, तो मैं पूरे देश में घुमा था हर जगह, और हर एक की फैमिली को हमने बुलाया था। तो आज सामने कोई आ जावे फैमिली मेंबर, तो वो पता चलता है कि ये मेरा फैमिली मेंबर है। तो एक वो जेन्युइन केयर बहुत ज़रूरी यस, है, जैसा अगर मैं आपके आंसर से मतलब कंक्लूड कर शेयरिंग सकूं। केयरिंग ये बिल्कुल। ज़्यादा रही है। और शेयरिंग हाँ। केयरिंग के अलावा क्या है कि कुछ भी गोल करना है तो उनके साथ शेयर करते थे कि भाई क्या करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में होता है 25 पे पहुंचना है, वो 50 पे पहुंचा देते थे। और ये सब आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की वजह से हुआ। ये सब धर्म को साथ में रखने की वजह से हुआ है। बिल्कुल। तो सर अगर जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को जो अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो देखो मैसेज में ये देना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले जमाने के साथ रहो। रेलेवेंसी। आपको धंधे में, जिसको एथिक्स कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, या धर्म कहते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के, उसको लाके रिलेवेंट रहना है। रिलेवेंट की क्यों बात आती है ये बताता हूँ कि एक ज़माना था कि जब भी लाइसेंस राज था, सब कुछ चलता था। आज कहाँ हैं हम? 1947 में हम डेवलप कंट्री से 25 साल पीछे थे। लेकिन आज क्या है, आज हम उनसे एक कदम आगे ये कह सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन अपने देश में देखो, एआई देखो, और आने वाले समय में है ना, सबसे पहले जो चलने वाली चीज़ है आने वाले 15 साल है
इंडिया के लिए ग्रोथ स्टोरी है ना, अनबिलीवेबल है। 1000 साल में जो मौका नहीं आया वो आने वाले 15 साल में आपको मिलने वाले हैं। तो एआई मतलब कभी भी है ना, टेक्नोलॉजी से दूरी मत रखिए। टेक्नोलॉजी को पहले अपने साथ रखिए, एडॉप्ट कीजिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी एथिक्स, वैल्यू या जो भी आप धर्म से हो, उस धर्म के बेसिक प्रिंसिपल को एडॉप्ट करके अपने बिजनेस में लाएंगे। और तीसरी बात कि आपका गोल सेट करना। गोल सेट करना मतलब 3 चीज़ है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको क्या क्वेश्चन पूछते हैं। आप बस स्टैंड पे गए तो टिकट लेने गए तो कहाँ जाना है, ट्रेन के लिए जाना है तो कहाँ जाना है। तो आपको ये मकाम आपको नक्की करना वो है, डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन नक्की करना है कि शॉर्ट टाइम में मुझे क्या है, एक साल में कहाँ पहुँचना है, 5 साल में कहाँ पहुँचना है, 10 साल में क्या है, अंतिम गोल क्या है मेरा, ये डिसीजन करो। फिर एक सेल्फ गोल होता है, एक होता है फैमिली के लिए गोल कि बीबी बच्चे जो भी है एक्सपेक्ट करते हैं, और एक होता है माँ बाप का सपना। ये क्यों कह रहा हूँ कि मैंने अनुभव किया है, इसके लिए कह रहा हूँ। माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा ये बने, ये बने, ये करे, ये अचीव करे। और वो गोल आप लिख के रखेंगे। लिखने के बाद है ना, परिवार से, दोस्तों से शेयर करो। यू कांट बिलीव, बट आपको हर एक की सपोर्ट मिलेंगी अनलिमिटेड, और वो आपके गोल तक पहुंचने में आपको मदद करती है। और तीसरी चीज मैं जो कहूँगा कि लेजर शार्प फोकस ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है कि जो चीज़ आपको 12 बजे नींद में से भी कोई जगह के बात करे, पूछे, तो आप उसको कर सको। वो 3 चीज पे फोकस करेंगे ना, स्काई इज द लिमिट। आपको कभी फेलियर नहीं होना पड़ेगा। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। कोई भी बिजनेस में, कोई बिजनेस यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। लेकिन उतार जो होता है वो टेम्परेरी होता है, चढ़ाव फिर, जैसे वो दौड़ने वाला भी थोड़ा पीछे हटके फिर भागता है तो जो दौड़ रेस का घोड़ा साबित होता है। तो इस तरह से हो सकता है। तो देखो, कहीं भी वेंडर हुआ, आपके साथ जुड़े हुए वेंडर हो गए, उनसे कभी बेईमानी या चीटिंग मत करो। उनका पेमेंट समय से दो। कभी भी काट कूट की बात नहीं करो। हाँ, बरोबर। दूसरा, स्टाफ स्टाफ का काम के समय पे काम, लेकिन उसके बाद परिवार की तरह करो, उनकी केयर करो। उनके बुरे टाइम में आप उनका साथ दो, उनकी देखभाल करो, उनके वेलफेयर के लिए जो भी कर सकते हो। तो आने वाला समय तो जो आज मुझे दिख रहा है ना, कि सर्विस इंडस्ट्री में अगर ग्रो करना है किसी को, तो कुछ हिस्सा आपके प्रॉफिट का है ना, वेलफेयर के लिए यूज़ करो। ये सब करेंगे तो जो डेस्टिनेशन, जो आखिरी पड़ाव है आपका, उसमें पहुंचने में आप समय से पहले पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ से जो लर्निंग लर्निंग के बाद अर्निंग हुआ है, उसके बाद क्या करना है, सोसाइटी को रिटर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुदरत हमको फ्री में सब देती है, ये भी हमको कुदरत दे रही है, तो उसको वापस करो। क्योंकि अपनी ज़रूरत है वो लिमिटेड रहने वाली है। किसकी 5 लाख रुपया हुआ, किसकी 15 लाख रुपया, किसकी 20 लाख रुपया। सात्विक जीवन आपको जीना है तो उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और कुदरत है ना, आप पे एक छप्पर फाड़ के देने वाली है। तो आप सोसाइटी के जो अनप्रिविलेज लड़की बच्चे हैं या फैमिली है, उसके लिए जो भी कर सकते हो करो। और कुदरत का साथ इसमें मिलेंगे, और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते सर हो। बिल्कुल, दान इज वन ऑफ द बेस्ट कर्मास, मैं ऐसा बिलीव करती चाणक्य हूँ। ने भी यही कहा है कि दान करते रहो, समय समय से दान करते रहो। और आज मैं एक बात आपसे ये भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने देखा है छोटे में छोटा
व्यापारी होगा ना, वो अपना जो कमाई का कुछ हिस्सा दान देता है। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, बट जो प्रोफेशनल है वो क्यों कतराते हैं, वो आज तक मेरी समझ में नहीं है। उनकी जेब से पैसा नहीं निकल सकते आप। क्योंकि उनके अंदर वो स्पिरिचुअल भाव नहीं है जो आज नहीं हमने वो डिस्कस किया। तो वो, और बच्चों को भी मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को है ना, एक तो अपने बिजनेस के बारे में अच्छाइयाँ बता दे रहे हो, और उनको अपने धर्म के साथ जोड़ो। और अगर धर्म के साथ जोड़ा ना, तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं तो यही आखिर में कहूँगा कि धर्म कहो या बिजनेस कहो, दोनों एक सिक्के के पहलू, दो बाजू है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अर्थ है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लूँगा, और कभी भी मेरी ज़रूरत, कहीं भी कुछ अच्छे काम के लिए मुझे आप याद करेंगे तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच सर, इतने इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। आज इतने वर्ड्स ऑफ विजडम हमें आपसे मिले, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से मिले, कैसे आपने अपने बिजनेस को वहाँ पहुँचाया जहाँ पर वो है, और आपके अध्यात्म का, आपकी वैल्यूज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। सो आई होप हमारे दर्शकों को आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ जानने को मिला। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग था, बट बहुत इम्पॉर्टेंट भी था कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें खुद को कैसे एक अच्छा इंसान बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग जो बहुत सक्सेस आ भी जाती है तो वो बौखला जाते हैं उससे, उन्हें उसे बैलेंस करना नहीं आता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, और स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है आपको बैलेंस करने में, आपके अंदर गुड इंटेंशंस को लाने में, आपके अंदर वो दान की, वेलफेयर की, दूसरों की केयर की भावना लाने में। और इसी से एक बहुत ही अच्छी एनर्जी बनती है, जैसा कि सर ने कहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, या फिर उनको कहीं चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो आज सर ने जो वैल्यूज़ बताई, ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगी, एंड आई होप आपको भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही इंटरेस्टिंग लगा हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, और अगर आप अपना बिजनेस कभी चालू करेंगे तो आप किन वैल्यूज़ को अपने बिजनेस में लेकर आएंगे, मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।